अस्सलामुअलैकुम। मेडिकम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान, दी ऑर्किड स्कूल, मी बॉडी स्प्रेज, इट्स ऑल अबाउट मी। दीगर स्पॉन्सर्स जिनके यहाँ नाम लेंगे, कनेक्ट 2.0, एतमाद ग्रोसीज, बिन एहसान, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज, और इसके साथ ही मैं हूँ आपकी होस्ट सहर फातिमा। नाज़रीन, बात करते हैं इस प्रोग्राम में हम PSL 8 के हवाले से, और इसी हवाले से हम बात करेंगे। कल और आज मैच में जो है वो गैप दिया गया है, प्लेयर्स को रेस्ट करवाया गया है। ये रेस्ट क्यों करवाया गया है? क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी होता है। और ओवरऑल बात करेंगे प्रोग्राम में PSL 8 के हवाले से ही कि किस प्लेयर की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही, किसने कितनी विकेट्स ली, क्या सूरत हाल रही। इस ओवरऑल सिचुएशन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं फरहान फरीद साहब। जी, आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? प्रेडिक्शंस आपकी सही साबित होती हैं, कभी कभी गलत भी साबित हो जाती है, क्या कहेंगे? जी हाँ, ये प्रेडिक्शन होती है कि मतलब कोई हतमी राय नहीं होती है, हमारा एनालिस्ट होता है, इसमें गलतियां भी हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ओवरऑल बात की जाए PSL 8 की, तो क्या समझते हैं किस प्लेयर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही? देखिए, अगर ओवरऑल बात की जाए, अगर मैं बात करूं बॉलिंग की, तो बॉलिंग के अंदर एहसानुल्लाह एक ऐसा बॉलर था जिसने थ्रू आउट द टूर्नामेंट अपने आप को जो है वो आप रखा, और आखिरी मैच से पहले वो लीडिंग विकेट टेकर थे जिन्होंने 18 विकेटें हासिल की थी। लेकिन आखिरी मैच में अब्बास आफरीदी ने 5 विकेट ले गए, जिसमें हैट्रिक भी शामिल थी, और 22 विकेटों पर अब्बास आफरीदी नंबर 1 हो गए। वो उनका ताल्लुक भी मुल्तान सुल्तान से। और सेकंड नंबर पे एहसानुल्लाह हैं जो 20 विकेटें लेकर दूसरे नंबर पे मौजूद हैं। और उनके अलावा राशिद खान है जिन्होंने 17 विकेटें हासिल की हैं, और जमान खान है जो 12 विकेटें लेके हासिल कर चुके हैं। और अगर बैटिंग की भी बात करूं तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट पाकिस्तान के वाइस कप्तान थे मोहम्मद रिजवान। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की पूरे टूर्नामेंट में, और 485 रन बना के वो टॉप पे हैं। और उनको अगर रिकॉर्ड तोड़ना है ओवरऑल अब तक जितने PSL खेले गए हैं, इसमें सबसे जो लीडिंग बैटिंग की है फ़खर जमान है जिन्होंने 528 रन बनाए, और वो रिकॉर्ड तोड़ने के बिल्कुल करीब हैं। और विकेटों की बात करें तो 25 विकेटें जो है अब तक के जितने PSL खेले गए सबसे ज़्यादा विकेटें किसी भी एक सीजन में, जो कि हसन अली ने हासिल की थी। तो वो रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं अब्बास आफरीदी और एहसानुल्लाह, जिनकी 22 और 20 विकेटें हैं। तो ओवरऑल मुल्तान सुल्तान जो है वो बैटिंग में और बॉलिंग में दोनों लीडिंग करते हुए नजर आई। और सेकंड नंबर पे लाहौर कलंदर के जो बॉलर्स थे, जो बैटर थे, वो नजर आए। इसके अलावा अगर बात करें कि यंगस्टर की बात करूं मैं, तो साइम अयूब ने अपने आप को बड़ा इंप्रूव किया, साबित किया कि वो आने वाले पाकिस्तान का फ्यूचर है, और उनको रिक्शा रिकॉर्ड भी मिला, उनको पाकिस्तान की टीम में जगह मिली, और जगह हासिल करने में कामयाब हुए। आजम खान ने मिडिल ऑर्डर में जिस तरह बैटिंग की, फिनिश किया, मेच्योर अंदाज से बैटिंग की, उसको भी उनको रिकॉर्ड मिला, और पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर टीम में वो सिलेक्ट हुए। जमान खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, पिछले PSL में भी 14 विकेटें हासिल की थी, इस दफ़ा भी बहुत अच्छे तरीके से आया, उनको भी एक रिकॉर्ड मिला, वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन गए। इसी तरह अगर मैं बात करूँ रिजर्व के अंदर जो है वो हसीबुल्ला विकेट कीपर था, जिसने पेशावर ज़ल्मी की तरफ से अपनी डेब्यू किया, अच्छी परफॉर्मेंस जिनको रिजर्व में रखा गया है। तो ओवरऑल PSL देखा जाए तो बैटिंग में जिन्होंने परफॉर्म किया था बैटिंग में, तो उसको उनका रिजल्ट मिला है, और वो पाकिस्तान टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए। सही। फरहान फरीद साहब, अगर मैं बात करूं पाक अफगान सीरीज के हवाले से, तो आजम खान एक यकीनन उभरते हुए टैलेंट हैं, तो क्या समझते हैं वो वेल डिजर्विंग थे उसमें प्लेयर में हिस्सा लेने के लिए? बिल्कुल, आजम खान ने जो है वो जो इससे पहले 2021 में जो पाकिस्तान 22 में जो वर्ल्ड कप की टीम हुई थी, उसमें उनका नाम आ गया था। आखिरी लम्हात में उनका नाम जो है वो टीम से निकाला गया, वो वेल डिजर्व प्लेयर थे। और आजम खान ने साबित किया है कि 3 ऐसे मैचेस उन्होंने तना जिताए मैच को, और जिस तरह वो BPL में खेले हैं, जिस तरह वो करबियन लीग के अंदर खेले हैं, तो उन्होंने साबित किया है कि वो डिजर्व करते थे। और अगर कप्तानी की अगर बात करूँ तो इससे पहले बात चली थी शाहिनशाह आफरीदी को कप्तान बनाया जा रहा है। इस पर शाहिद आफरीदी ने कहा था टू अर्ली, इनको इतनी जल्दी कप्तानी के लिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं उस वक्त भी ये बात कर रहा था कि जो पाकिस्तान का वाइस कप्तान है शादाब खान, उसको बाईपास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक रविश अच्छी नहीं होगी कि आपका एक जो वाइस कप्तान है वो आने वाले वक्त का कप्तान होता है, या अगर कोई कप्तान इंजर्ड हो जाए तो वाइस कप्तान ही कप्तानी करता है। तो अगर इनको बाईपास करके शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाया जाता, तो हो सकता है कि खिलाड़ियों में कुछ ऐसी बातें पाई जाती जो कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, और शादाब खान को वाइस कप्तान बनाया गया, हारिस को, शाहिनशाह आफरीदी को, रिजवान को, बाबर आजम को रेस्ट कराया गया। ये एक अच्छी चीज़ है कि इनको भी रेस्ट मिलना चाहिए, कि इंजर्ड भी थे कुछ, और कुछ मसले मसाइल भी चल रहे थे, तो अच्छा है कि नए खिलाड़ी को चेक करने का अच्छा मौका मिलेगा। नाज़रीन, यहाँ मैं बताती चलूँ, एक और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, आसिम अमरोही साहब। सर, आपको वेलकम करेंगे। क्या कहेंगे आप? PSL 8 के हवाले की हम बात कर रहे हैं, क्या समझते हैं किस प्लेयर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही आपकी नज़र में? देखें, इसके अंदर पाकिस्तान बेस जो प्लेयर है ना, उन्होंने जो पाकिस्तानी शायकीन है, क्रिकेट शायकीन है, उनको बड़ा यानी कि एक अच्छे लम्हा दिखाए आज क्रिकेट के अंदर, जिसे हम बोलते हैं, उसमें चाहे साइम अयूब हों, उसमें चाहे आजम खान हों और एहसानुल्लाह हों,
तो ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है। और माशाल्लाह इसके अलावा भी दूसरे प्लेयर्स हैं जिनके हो सकता है नाम मैं इस वक्त मिक्स कर रहा हूँ। लेकिन ये जो PSL 8 है इसके अंदर पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात ये है कि हमारे पास जो बैकअप जिसे बोलते हैं ना, बैकअप फोर्स, वो हाँ जिसे ना वो इस वक्त तैयार हो चुकी है। और यही वजह है पाकिस्तानी जो क्रिकेट बोर्ड है उसको इतना कॉन्फिडेंस है, इतना एतमाद, इतना भरोसा है कि उन्होंने अपने मेन प्लेयर्स को जो है बिठा के नए लड़कों को मौका दिया, उनको रेस्ट देने के बाद। तो ये एक गुड साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पहले ये हुआ करता था कि खुदा न खास्ता अगर एक प्लेयर नहीं खेल रहा तो हम इसी बात को रो रहे होते थे अगर मैच हारे जाते थे हमारे पास वो प्लेयर नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें ये प्लेयर जो होते हैं ये 22 करोड़ आवाम की जो है ये नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। जब इनमें से जब आपको 15 लड़कों में या 11 लड़कों में आपको मौका मिलता है परफॉर्म करने का तो इनके ऊपर रिलाई करना चाहिए। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब 11 लड़के खेल रहे हैं तो वो डेफिनेटली ये वो प्लेयर हैं जिनको आपने पिक किया है या उनकी जो परफॉर्मेंस है उस बेस के ऊपर आपने उनको सिलेक्ट किया है, तो उनके ऊपर रिलाई करना चाहिए। सबको इक्वल जो है आपने वही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो किसी एक बड़े सीनियर प्लेयर को दे रहे होते हैं या किसी एक जूनियर प्लेयर को दे रहे होते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये होना चाहिए। और इस वक्त जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दिए साइम अयूब ने, जो उनके शॉट्स हैं उसके लिए तो जो वेस्ट इंडियन प्लेयर हैं, स्पेशली बात करूंगा क्रिस गेल की, उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ की है। और चूंकि साइम अयूब जो है उनकी यूज टू है प्रैक्टिस करने के और वो 100 पर आवर्स स्पीड से जो है ना उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, तो तेज बॉलों को खेलने के लिए बहुत अच्छे समझे जाते हैं। और उसके बाद अगर आप आजम खान की बात करते हैं तो आजम खान को जिस तरह फरहान फरीद साहब ने फरमाया, होता ये है इस पाकिस्तान के अंदर कि अगर कोई किसी का भांजा है, बेटा है, भतीजा है, जिस तरह इमामुल हक को तनकीद का निशाना बनाया गया है माजी के अंदर कि इमामुल हक के वो रिलेटिव हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक लड़का परफॉर्म कर रहा है, अब आजम खान है, उसकी फिटनेस के हवाले से सवाल तो उठाते हैं लोग और देखें वो अपने हवाले से खुद भी बेचारे बोल रहे थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस आप देखें ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप देखें ना अगर वो आमिर के खिलाफ परफॉर्म कर रहे हैं, नसीम शाह के खिलाफ परफॉर्म कर रहे हैं, हसैन के खिलाफ परफॉर्म कर रहे हैं, दुनिया के तेज तरीन बॉलर्स के खिलाफ परफॉर्म कर रहे हैं, एहसानुल्लाह के खिलाफ परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब पाकिस्तान के पास जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो इतनी स्ट्रांग है तो कि दुनिया के जो दूसरे बॉलर्स हैं वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आप अपने पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आप समझ लें कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी सलाहियत से नवाजा हुआ है। बिल्कुल सही है। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, यहाँ भी ज्वाइन किया हमें ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब। सर आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। जी जुनैद भाई, कल भी गैप था, आज भी गैप है, प्लेयर्स को रेस्ट करवाया जा रहा है। ओवरऑल बात करें PSL 8 की, कैसा देखा आपने PSL 8? कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस आपकी नजर में सबसे अच्छी रही? देखिए इस दफा जो सबसे ज्यादा खुशाइन बात यह है कि फौरन PSL खत्म होने के बाद PCB ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है जो हमारी क्रिकेट के अंदर एक्चुअल में हमेशा से फुकदान था। वो बेसिकली ये था कि जैसे अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक को देखें या इवन इंग्लैंड को देखें तो वो बेसिकली ये करते हैं कि जो भी उनके जूनियर्स होते हैं उनको छोटी सीरीज में जो है ना चांस देते हैं ताकि मतलब ऑफ कोर्स PSL इज अ बिग इवेंट, बट आपकी एक्चुअल कारकर्दगी जब पता चलती है जब आप किसी इंटरनेशनल साइड के सामने जाते हैं। अफगानिस्तान T20 की एक बहुत ही अच्छी साइड है और जितने भी लोगों ने PSL में परफॉर्म किया PCB ने उनको बहुत ही अच्छा मौका दिया। साइन अयूब हो गया, इवन हमने इमाद की बहुत सारी बातें की हैं, तो अब इमाद को भी वो वापस से मौका मिला कि भाई जो उन्होंने अपने आप को PSL में जिस तरीके से वो गोल्डन पैच पे थे वो आगे कवर करते हैं या नहीं करते। इसी तरीके से जो है ना वो लाहौर कलंदर के बॉलर जो हैं उनको मौका मिला। तो आई ओवरऑल थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप कि आप जो है ना वो पाकिस्तान जो है ना शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन 5 to 6 प्लेयर्स। अब पाकिस्तान का जो बेसिकली बेंच है वो बेंच स्ट्रांग होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए और इसके अंदर यंगस्टर्स और हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके मिक्स करके कॉम्बिनेशन बना के और क्रिकेट को और आगे ज्यादा लेके जाना चाहिए। अच्छा जुनैद भाई, यहाँ पर अगर से अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि सब यंगस्टर को चांस मिल गया है और जो परफॉर्मर थे सबको चांस मिला है। अगर ऐसे मौके पे अफगानिस्तान की टीम इतनी आसान नहीं है, अगर यहाँ पर साइम अयूब परफॉर्म करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग करते हैं, आजम खान परफॉर्म करते हैं या एहसानुल्लाह करते हैं,
तो इनका मुस्तकबिल भी कैसा देख रहे हैं? कोई जगह खाली करने के लिए तैयार होगा? अगर हमें बहुत अच्छा साईं अयूब जो है उसके साथ रिजवान खेले या बाबर खेले तो उन दोनों के लिए बड़ी आसानी होगी। अगर साईं अयूब परफॉर्म करता है तो ओपनिंग के लिए वो बेस्ट चॉइस होगा अनदर सीरीज। देखें, पहले तो आई थिंक इट्स बहुत अर्ली है ये बात बोलना, और दूसरी बात ये है कि देखें रिजवान को और बाबर आजम को जो है ना वो सडनली जो है ना वो कंपेयर नहीं करना चाहिए कि भाई के साइम अयूब उनका रिप्लेसमेंट है या नहीं है। आई थिंक उनको पूरा टाइम देना चाहिए। उससे सबसे ज्यादा तो फायदा ये है कि यंगस्टर्स के ऊपर इटसेल्फ भी कोई प्रेशर नहीं आएगा। वो भी ये नहीं सोचेगा कि यार लोगों ने मुझे जो है ना वो बाबर और रिजवान को जो है ना रिप्लेस ओपनिंग के ऊपर जो है ना जाने के लिए जो है ना वो बोल दिया। अच्छा, दूसरा इन चीजों का फायदा ये होता है कि आपकी बेंच मजबूत हो जाती है। जब आपकी बेंच मजबूत हो जाती है तो जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं उनको भी इस बात का पता होता है कि उनकी जो अपनी सर्वाइवल है वो परफॉर्मेंस के ऊपर ही है। ऐसा नहीं है कि वो 10-15 मैचेस आराम से फ्लॉप होते रहें और उसके बाद एक कोई बड़ी इनिंग खेलें और खेलने के बाद दोबारा 10-15 मैचेस के लिए जो ना सॉलिड हो जाए, जो माजी में हमारे साथ होता चला आ रहा है। इसी वजह से हम अपने बहुत सारे ऐसे सीनियर प्लेयर्स को आज भी जो है ना वो कैरी कर रहे हैं और उनके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखें, किसी भी बड़े प्लेयर से नेशन जो है ना ज्यादा बड़ी होती है। हमें प्लेयर से ज्यादा अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, और मुल्क उसी वक्त हमारा या हमारी क्रिकेट उसी वक्त जो है ना तरक्की करेगी जिस वक्त हमारी बेंच के ऊपर हमारे पास ऐसे प्लेयर्स आके बैठेंगे जो बेसिकली थ्रेट करेंगे रिजवान को, बाबर आजम को, शाहीन आफरीदी को। फिर जाके जाना हमें परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। जी, आसिम अमरोही साहब भी यहाँ मौजूद है, वो भी आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। जी अल्लाह करम है। जुनैद भाई, मुझे आपसे ये पूछना था कि जिस तरह इस वक्त PSL 8 के अंदर हमने देखा हफीज़ हो गए, उमर अकमल हो गए, वहाब रियाज हो गए, आमिर हो गए, इवन के इफ़ यू टॉक अबाउट सरफराज, तो आप इनका फ्यूचर किस तरह देख रहे हैं आने वाले वक्तों में इन प्लेयर्स का? देखिए, हफीज तो आई थिंक उनका लास्ट ही सीजन था, उसके बाद तो अगला सीजन शायद वो ना खेल सकें। जो उनकी फिटनेस भी नजर आ रही थी, क्योंकि अगर उनकी आपने रनिंग देखी तो उनकी रनिंग ऐसी नहीं थी कि वो बेसिकली आपका इवन PSL के अंदर जो ना वो कम्पीट कर सके। वहाब रियाज की जिस तरीके से हमने बॉलिंग देखी तो आई थिंक उनका भी मुझे फ्यूचर जो ना वो नजर नहीं आ रहा। हाँ, सरफराज जो ना वो बेसिकली जो ना आपका जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट में परफॉर्म किया तो मे बी ये पॉसिबल है कि वो PSL जो ना वो खत्म करके और अपनी इंटरनेशनल जो ना टेस्ट मैचेस की तरफ जो ना वो तवज्जो दे। हर एक आदमी को अपना सब्जेक्ट जो ना एक्चुअल में खुद ही जो ना वो पिक कर लेना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में मुश्किल ये है कि हमारे यहाँ जब तक लेजेंड जो ना वो जीरो नहीं बनता उस वक्त तक जो है ना वो अपने आप को जबरदस्ती खींच के चला रहा होता है। शाहिद आफरीदी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक। आई थिंक हमने सबका एंड देखा जब तक PCB ने उनको जबरदस्ती बाहर नहीं निकाला उस वक्त तक हम जो ना क्रिकेट से जो ना वो जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो आई थिंक उनको अपना कैरियर, अपनी रेपुटेशन, जो उनके नाम के साथ उनकी रेपुटेशन लगी वो अपने साथ कैरी करके रिटायरमेंट ले लें, इससे पहले कि भाई वो ड्राफ्टिंग में आए और उनको कोई जो ना वो प्राइवेट टीम जो ना पिक ना करे। और खासतौर पे इस PSL के बाद जब हमने देखा कि हमारे पास बैकएंड के ऊपर ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जिनको एक मौका मिला और वो दे बिकम एन हीरो। सही। अच्छा जुनैद भाई, यहाँ बड़ा एक अहम सवाल है, अब क्योंकि प्लेऑफ मरहला शुरू हो चुका है, टीम्स पर बड़ा प्रेशर आ चुका है, क्या समझते हैं कौन सी टीम एलिमिनेट हो जाएगी? देखें, T20 जो ना वो डे का गेम है। सही। जैसे हमने देखा लाहौर कलंदर डोमिनेट कर रही थी, कराची बिल्कुल जो ना आपका परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन हमेशा से लाहौर कलंदर को जो ना उन्होंने दोनों मैचेस में हरा दिया। तो आई थिंक जिस टीम का भी बुरा दिन होगा वो बाहर हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्टैट्स की बात करते हैं तो आई थिंक में सबसे ज्यादा वीक जो है वो पेशावर की टीम है। सही। और अगर आप नंबर 1 पूछते हैं तो इस वक्त जो लाहौर कलंदर का कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अच्छा, अगर इमाद वसीम की बात की जाए, उनकी सिलेक्शन हुई है पाक अफगान सीरीज में, तो क्या समझते हैं उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए की गई है? और दूसरा ये कि क्या वो वर्ल्ड कप में जगह बना पाए? देखिए, वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स का गेम, और इमाद की जो एक्चुअल में फिटनेस है वो बहुत ज्यादा जो ना वो क्वेश्चनेबल है कि क्या वो 50 ओवर तक जो ना वो बेसिकली सरवाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब हम जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग से नहीं खेल रहे हैं। अगर हम देखते हैं सारी टीमों को, वो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों से खेल रही होती है।
और जब खास तौर पे आपके पास बेंच पे अच्छे बैट्समैन मौजूद हों तो फिर क्यों खामखा आप जो ना 50 ओवर के मैच के अंदर इमाद वसीम को जो ना वो चांस देंगे। आई थिंक मेरे लिए तो मुश्किल लगता है कि वो 50 ओवर्स जो ना वो खेल सकें रादर देन T20 रहा था। हाँ फिलहाल जो बेसिकली आपका कॉम्बिनेशन है उसके अंदर इज अ बेटर ऑप्शन, अच्छे बॉलर हैं, आपके 2-3 ओवर जो ना नई बॉल से अच्छी कर लेते हैं और साथ साथ जिस तरीके की उनकी बैटिंग चल रही है तो बिल्कुल आप इनको बिल्कुल मौका दे सकते हैं। और शादाब खान के लिए बड़ा चैलेंजिंग है, उनको कैप्टन बनाया गया है तो यकीनन उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग है ये सीरीज खेलना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान बड़ा एग्रेसिव होता है और बड़े एग्रेशन के साथ मैदान में उतरता है। देखिए शादाब के लिए अच्छा टेस्ट है, क्योंकि बेसिकली जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को डोमिनेट किया है और जिस तरीके से वो तमाम एडिशन के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड को जहां तक हमेशा से लेकर आए हैं, तो आई पर्सनली थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर देम टू प्रूव हिमसेल्फ के फ्यूचर में हमारे पास कैप्टनशिप के लिए एक ऑप्शन खुल जाता है। और अपनी फॉर्म का भी जो ना वो है कि भाई उनको अपनी फॉर्म भी उनकी इतनी अच्छी नहीं चल रही, ना बॉलिंग पे ना बैटिंग पे, तो आई पर्सनली थिंक मजा आएगा ये सीरीज देखने के लिए। और देखें अफगानिस्तान जो ना वो हमेशा से एग्रेसिव खेलती है और वो एग्रेसिव ही खेलेगी और आपके पास इतनी क्लास होनी चाहिए कि आपके जो सेकंड टियर के जो प्लेयर्स हैं जो बेसिकली हमेशा से ये शोर करते हुए आते हैं कि भाई हमें चांस नहीं मिलता, हमें मौका नहीं मिलता, आई थिंक ये पीसीबी ने इन्होंने इतना अच्छा मौका दिया है कि अपने आप को प्रूव करने का और अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर रिकॉग्नाइज करने का। जुनैद भाई, हमने एशिया कप में देखा था, फिर वर्ल्ड कप में देखा कि मुसलसल 8-8 9-9 इनिंग में जो है वो मोहम्मद आसिफ, हैदर अली और खुशदिल शाह फेल हो रहे थे, तो सब लोग यही कह रहे थे कि आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में जो आपके बेंच है आप उसमें देखें, तो उसमें हमारे कोचेस हमारे सेलेक्टर कहते थे कि हमारे पास यही खिलाड़ी है, इन्हीं से हमने खेलना है और इन्हीं को परफॉर्म करना है। क्या उनको नहीं पता था कि हमारे डोमेस्टिक सर्किट में कौन कौन खिलाड़ी जो है T20 का स्पेशलिस्ट है और कौन से ऐसे बॉलर जो काम आ सकते हैं? कल मोइन खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारी गलती थी कि हमने उन प्लेयर को कंटेन नहीं किया, रोसी रैले को नहीं किया, आजम खान को नहीं किया, फिर हमने सामी अयूब को, ये हमारी गलतियां थी। और सरफराज से भी हमने कप्तानी इस बेस पे करवाई कि इस आखिरी चांस लिया, ये हमारी गलतियां थी। मतलब इतनी आसानी से कह दिया कि हमने ये लड़के नहीं लिए, ये लड़के रिलीज कर दिए, तो ये मोइन खान भी तो इस गलती में बराबर के शरीक थे, हमारे सेलेक्टर और हमारे कोचेस भी तो जो लड़कों को चांस नहीं दे रहे थे। देखिए आपने बात बिल्कुल सही की और आखिर में जो ना आपने मेरा जवाब भी दे दिया कि देखें गलती अगर सरफराज की थी तो रिस्पॉन्सिबल तो मोइन खान भी थे। सही। जब बेसिकली उनको मालूम था कि PSL के जो ना 7th एडिशन के अंदर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, 6 के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके और फिर भी उन्होंने उनको कैप्टन बनाया और बनाने के बाद जो ना वो टीम की सिलेक्शन जो ना कैप्टन से भी ज्यादा जो ना वो बेसिकली कोचेस के पास होती है, तो खास तौर पे ये फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर। तो जब मोइन खान जो ना खुद इतनी बातें कर गए और सरफराज के ऊपर ब्लेम डाल गए, तो ब्लेम तो उनके ऊपर भी है। जैसे हम वसीम अकरम को क्रिटिसाइज करते हैं तो आई थिंक हमें मोइन खान को भी क्रिटिसाइज करना चाहिए। और अगर वो बेसिकली अपनी गलती मान रहे हैं तो गलती मानने से ज्यादा उनको बेसिकली कोयटा के ऊपर रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन अगेन वो सारी चीजें कि जो उनको पर्स जो उनको सैलरी कोटा से मिल रही है, पीसीबी के लिए बड़ी चैलेंजिंग है यकीनन। ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब, सर आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और नाजरीन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी नाजरीन, वेलकम बैक। मेडिकेम प्रेजेंट्स खेलो पाकिस्तान, दी ऑर्किड स्कूल, मी बॉडी स्पिरिट, इट्स ऑल अबाउट मी, दीगर स्पॉन्सर्स कनेक्ट 2.0, एतमाद ग्रोसीज, बिन एहसान, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज और इसके साथ ही मैं हूं सहर फातिमा। बात करें PSL 8 के हवाले से ही और अब प्ले ऑफ मरहला क्योंकि शुरू हो चुका है, तो फरहान फरीद साहब से मैं बात करूंगी प्ले ऑफ मरहले के हवाले से। क्या समझते हैं, चारों टीम्स पे बड़ा प्रेशर आ गया, कौन सी टीम आप समझते हैं एलिमिनेट हो सकती है? देखिए पहले मैच में इतना प्रेशर नहीं होगा क्योंकि पहले मैच में हारने की गुंजाइश है, लेकिन कोई भी टीम हारने की कोशिश नहीं करेगी कि हम चांस नहीं लेंगे कि हम डायरेक्ट फाइनल खेलें, पहला मैच जीतने। लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान दोनों टीमें जो है बड़ी परफॉर्म करके आई हैं, दोनों के जो है विकेट टेकर, टॉप विकेट टेकर हैं दोनों के, और दोनों के जो है बैटिंग ऑर्डर में देखा जाए तो बहुत अच्छी मतलब बैलेंस साइड है। सिवाय एक एडवांटेज जो हासिल है वो बॉलिंग का लाहौर कलंदर के पास है कि उनके पास विकेट टेकिंग बॉलर ज्यादा हैं। शाहिनशाह अफरीदी भी जो है वो शुरू के ओवर जो उनके होते हैं बहुत ऐसे होते हैं कि एक आध विकेट, वो 27 मरतबा ऐसा हुआ है शाहिन अफरीदी ने जो है वो पहली दफा T20 में पहले ओवर में विकेट निकाली है। और हारिस रऊफ जो है वो मिडिल में आके बहुत अच्छी गेंदें करते हैं, और जमान खान आखिरी में, और मिडिल में जो राशिद खान है
उनकी बॉलिंग बड़ी दिलचस्प होती है। तो ये बॉलिंग अटैक की वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर जो है ना वो होगा मुल्तान पे। ओवरऑल मैच जो है वो 40-60 होगा कि 60% मेरे लिहाज से जो लाहौर को बढ़तरी हासिल है। तो वैसे आप किसको देख रहे हैं एलिमिनेट होता हुआ? मुल्तान सुल्तान जाएगी एक मैच और खेलने मेरे ख्याल से, कि मुल्तान सुल्तान जो है वो मेरे ख्याल से, हालांकि उस्मान खान ने जो इनिंग खेली है, लेकिन सोचना ये पड़ेगा कि क्या उस्मान खान को खिलाएंगे और बैठेगा कौन, मतलब ये भी एक आसिम सवाल है। अमरोही साहब क्या कहेंगे आप? देखिए मैं ये समझता हूँ फरहान भाई साहब ने जो बातें की, डेफिनेटली इनका अपना एक ज़ाती तजर्बा भी है, तजिया भी है, सब कुछ है, ठीक है, उसकी हम कदर करते हैं। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुल्तान सुल्तान की टीम को ज़्यादा एज हासिल है। उनका जो बैटिंग डिपार्टमेंट है वो इंतहाई मजबूत डिपार्टमेंट है। 1 से लेकर 6 नंबर तक उनके पास जो प्लेयर हैं, उमूमन आपने देखा होगा कि उनके शुरू के प्लेयर ही बड़े स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लाहौर की। लाहौर का बॉलिंग डिपार्टमेंट, उसके ऊपर कोई शक नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग, दुनियाई क्रिकेट के मशहूर मारूफ उनके पास बॉलर मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह की T20 क्रिकेट है ना फरहान भाई, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली ये T20 क्रिकेट ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी बैटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर। क्योंकि इसके अंदर आपका एक भी बैट्समैन जो होता है ना वो मैच का पासा उमूमन पलट देता है। वो कि अगर आप बात करते हैं जब विकेट टेकर बॉलर तो ज़रूर हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, 1 ओवर में क्या 4-4 आउट कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हाँ, बैट्समैनों के पास ये एडवांटेज होता है कि 1 ओवर में 4 छक्के मार दें, जो कि हम देखे हुए हैं। 3 ओवर में 70 रन भी बने, 3 ओवर में 60 रन भी बने, इस तरह का होता है। तो मैं यहाँ पे शायद इनसे इख्तलाफ करूँगा इस मामले में कि लाहौर को ये जो है फेवरेट करार देते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुल्तान सुल्तान फेवरेट है। अच्छा फरहान फरीद साहब, चैलेंजिंग तो दोनों के लिए, एक के पास बैटिंग अच्छी है, दूसरे के पास बॉलिंग, तो दोनों ही चैलेंजिंग पोजीशन में हैं इस वक्त। देखिए T20 क्रिकेट है, ये होता है डे का गेम। जो परफॉर्मर होता है, एक मोमेंटम बना होता है, जो लड़का जो है परफॉर्म कर रहा होता है, एक स्पेल होता है, एक ओवर होता है जो मैच को इधर से उधर कर देता है। ओवरऑल मैंने जो बात की है वो उनकी बॉलिंग के लिहाज से इसलिए की कि उन्होंने प्रूफ किया है। राशिद खान की 1 ओवर में एकदम से 2 विकेटें निकली हैं। शाहिनशाह अफरीदी ने एकदम से मैच का मतलब रुख चेंज कर दिया है। तो बॉलिंग जिस टीम की मजबूत होती है वो मैच में वापस आ सकती है। पॉइंट्स पोजीशन में भी देखा जाए तो लाहौर कलंदर्स टॉप पर ही है। जी बिल्कुल, तो इस हवाले से भी जो शायद चीज ये जो कहा प्रूफ जा रहा है लाहौर कि ने, लाहौर कलंदर्स की ज्यादा परफॉर्मेंस है। और सबसे बड़ी बात उनके अपने होम ग्राउंड में भी क्राउड भी बॉलर मौजूद है ना। अगर आप एहसान की बात करें, अब्बास की बात करें, इन लोगों ने विकेट नहीं किया। असल में एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है। अगर मैं अब्बास आफरीदी की बात करूं, अगर मैं बात करूं एहसानुल्लाह की, तो उनके मुकाबले में हारिस, शाहीन आफरीदी, अगर आप ज्यादा एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो कोयटा से ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर किसके पास थे? नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता T20 क्रिकेट के अंदर। ऑन द स्पॉट जो आप अपने आप को एग्जीक्यूट करते हो ना, प्लान को जिस तरह आप आते हो, वो ज्यादा मायने रखता है मेरे हिसाब से। बहरहाल आपकी अपनी राय, कदर करता हूँ जनाब। जी, अब तक की जो परफॉर्मेंस है उस लिहाज से अगर देख लें आप, वैसे T20 क्रिकेट में तो किसी को चले ये इतना दूर नहीं है। कल मेरे ख्याल में मैच है तो कल पता चल जाएगा। बिल्कुल दूर नहीं है, मैच कल ही होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं, मुल्तान सुल्तान का जीतना ज्यादा जरूरी है, लाहौर कलंदर्स से दोनों का ही जीतना बड़ा जरूरी है, मगर जीतेगा कोई एक ही? देखें, दोनों टीमों ने परफॉर्म करके आई हैं और दोनों टीमों ने एक अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान को प्लेयर दिए हैं। अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बात करूं तो उन्होंने भी आखिर में जो लड़का नजर आया, उस्मान जावेद की अगर बात करूं तो उस्मान जावेद ने अपना नाम तब्दील किया, उस्मान खान रख दिया, और वो यूएई में चले गए और एज ए यूएई लोकल प्लेयर खेले, जाके बिग बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर जहां उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। और इससे पहले ये पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लेते हैं, ग्रेड 2 कोयटा से भी एक सीजन PSL वो खेल चुके हैं, और मुल्तान सुल्तान से भी खेले। तो लेकिन अगर मैं बात करूं लाहौर कलंदर की, तो लाहौर कलंदर का एक जो तीसरा सीजन ऐसा है कि वो फाइनल खेलने जा रहे हैं। 2 सीजन लगातार फाइनल खेल चुके हैं और प्लेऑफ में आ चुके हैं, जबकि मुल्तान सुल्तान जो है वो एकदम से इन और आउट रहते हैं। लेकिन मैच बहुत अच्छा होगा। कोई भी टीम जो है वो फेवरेट इस तरह नहीं है कि कोई भी टीम मैं ये बोल दूं कि ये टीम बिल्कुल आसान होगी। 19-20 हो सकता है, सही बोल रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा नहीं है, 19-20 का फर्क है और टीम की परफॉर्मेंस का फर्क है, और क्राउड लाहौर की होगी। लाहौर के अंदर मैच हो रहा है, ये उनको थोड़ा सा एडवांटेज भी होगा, क्योंकि एक मोमेंटम जब बन जाता है तो क्राउड का जो शोर होता है वो आपके साथ आपको एकदम से करण होता है, फिर आपको जोश वलवला अपने उरूज पे होता है। तो इसलिए से लाहौरियों को जो है यहाँ पर थोड़ी सी सबकत हासिल है। सही। अच्छा आसिम अमरोही साहब, आप क्या समझते हैं, कौन सी टीम को पहले बैटिंग करनी चाहिए? देखें, कल वहाँ का लाहौर का मौसम क्या है ये इसके बड़े डिपेंड करता है। उसकी वजह यह है कि अगर फोगी वेदर है तो डेफिनेटली जो भी कप्तान टॉस जीतेगा तो वो बैटिंग करने तो नहीं जाएगा, वो तो बॉलिंग करने के लिए जाएगा, क्योंकि बाद में जो आपको बैटिंग करना आसान हो जाती है अगर फॉगी वेदर है। क्योंकि वहाँ का कल जो महकमा मौसमियात है उसके पास रिपोर्ट्स होती है तमाम, इनका जो थिंक टैंक होता है टीमों का, उनके पास तमाम इन्फॉर्मेशन होती है।
तो टॉस जीतकर ये फैसला, टॉस बड़ा मायने रखता है कल का। टॉस जो जीतता है ना तो उसके लिए बड़े मतलब होप्स बन जाती हैं जीतने की, क्योंकि उसके अंदर जो वेदर है उसकी कंडीशन का तमाम पता होता है कि आपने बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है। तो आई थिंक कि टॉस इसके ऊपर बड़ा क्रूशियल होगा। टॉस मैटर करता है। अच्छा फरहान फरीद साहब, आप क्या समझते हैं कौन सी टीम टफ टाइम दे सकती है कल? अच्छा, कल का जो मैच है ना वो है तो बड़ा एक्साइटिंग, लेकिन कल का मैच नॉकआउट नहीं है, क्योंकि इसमें इसको नॉकआउट नहीं कह सकते, क्योंकि ये नॉकआउट का मतलब जो टीम हार गई वो कट गई, जो टीम हारेगी वो एक चांस पे ऑप्शन है ना एक, चांस पे आ जाएगी। और कल आसिम भाई ने बात की कि वेदर के ऊपर, अब तक जो लाहौर का वेदर चल रहा है हमने देखा थ्रू आउट तो टूर्नामेंट, अभी लास्ट मैच जो लाहौर में खेला, कराची का मैच खेला गया था, तो इतना ज्यादा जो है वो वहां पर उसका नहीं फैक्टर। तो मैं समझता हूँ कि पहले बैटिंग करके अगर किसी टीम ने 200 रन बना लिए तो 200 रन का डिफेंड करना यहाँ पर दोनों टीमों के लिए मुश्किल, क्योंकि दोनों टीमों की बॉलिंग ऐसी है कि वो 200 रन का डिफेंड कर सकती है। अगर मुल्तान की बात करें तो वहां पर भी जिन्होंने दोनों बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की, टॉप पे है दोनों, एक ने 22 विकेट ली हैं। पिच का भी बड़ा रोल आजकल हो रहा है। इस पिच के ऊपर अगर मैच हुआ कोई उसका फैक्टर नहीं हुआ तो मैं नहीं समझता कि पिच दोनों टीमों को सेम है, मतलब बैटिंग पिच है और थोड़ी बहुत बॉलिंग के लिए भी साजगार है, पिंडी की पिच नहीं है ये, लेकिन यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली की टीम को ज्यादा, क्योंकि एक दफा एक रन अब बन जाए ना तो उसको भी चेस करना, उससे ज्यादा मेहनत करनी होती है, एक मोमेंटम को कंटिन्यू रखना होता है, कहीं भी आपका मोमेंटम ब्रेक हुआ तो आप मैच लूज कर जाते हैं। तो पहले बैटिंग करके अगर कोई टीम 200 रन बना लेती है तो फिर दूसरी टीम के लिए मुश्किल हो जाएगा। सही, आप इत्तेफाक करते हैं आसिम अमरोही साहब इस बात? जी बिल्कुल करना पड़ेगा फरहान, मैंने इतनी गहरी नजर रखी हुई है PSL 8 के ऊपर, तो डेफिनेटली इत्तेफाक तो करते हैं। और इस तरह के देखें ये आप जिस तरह लाहौर की वेदर की उन्होंने बात की, और जो हमने माजी के अंदर मैचेस देखे हैं वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे ओस ने इतना ज़्यादा अपना किरदार अदा नहीं किया, लेकिन चूंकि अब थोड़ा वेदर भी चेंज हो रहा है और पाकिस्तान कराची में भी कुछ बारिश की पेशन गोई आ रही है, तो लेट्स सी कि क्या होता है कल। तो अगला मैच जो होगा वो इस्लामाबाद और पेशावर का होगा, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस्लामाबाद और पेशावर के मैच में इस्लामाबाद की टीम को बढ़तरी हासिल होगी वो मैच में, क्योंकि पेशावर इस्लामाबाद के जो खिलाड़ी हैं शादाब बहुत खुश होंगे, एक तोहफा मिला है, कप्तान बने हैं पाकिस्तानी टीम के, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आया होगा। आजम खान के लिए भी बहुत अच्छा है कि आजम खान पाकिस्तानी टीम में सिलेक्ट हो गए, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। और बाकी आसिफ अली भी और हसन अली भी कोशिश करेंगे कि हम परफॉर्म करके नेक्स्ट सीरीज में जो है जगह बनाएं। तो इस्लामाबाद की टीम जो है पूरा भरपूर कोशिश करेगी तीसरी दफा वो PSL को अपने नाम करे, और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो 2 दफा चैंपियन है, वो वाही टीम है जो 2 दफा चैंपियन बन चुकी है, तो उसकी पूरी कोशिश होगी कि, क्योंकि उनके जो ओपनर हैं कॉलन मनरो वो भी बड़े अच्छे रिदम में चल रहे हैं, एलेक्स हिस आ गए वो भी बड़े अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, नीचे आजम खान है, तो पेशावर की टीम के मुकाबले में यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एज हासिल है इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम को, तो मैं समझ रहा हूँ कि इस्लामाबाद की टीम जो है ये पेशावर को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगी। इस्लामाबाद की टीम में खूबी है कि एग्रेसिव इनिंग खेलते हैं तमाम लड़के जो है ना, और तो अगर आप दोनों इस्लामाबाद के साथ हैं? मैं डेफिनेटली देखिए हम बात करते हैं क्रिकेट के ऊपर ना, प्रॉपर उसके देखते हैं कि कौन सी टीम के अंदर कितना बैलेंस है, गो के कराची बेस से, लेकिन जब कराची की टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी या प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो हम उनके खिलाफ भी गए। इसका मतलब ये नहीं है, देखिए बीइंग एनालिस्ट हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रॉपर अपना तजिया दें, और वो फैसला तो उसी दिन होता है, कोई हमारी या किसी कहीं भी बात बिल्कुल वो पत्थर पे लकीर नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। तो कल जो मैच होगा मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स, तो उसमें आप कौन सी टीम ले रहे हैं? यकीनन मुल्तान ले रहे होंगे, बड़ा सपोर्ट किया अभी आपने मुल्तान का। डेफिनेटली मैं मुल्तान की तरफ जाऊंगा। फरहान फरीद साहब? मैं लाहौर कलंदर को फेवरेट करा देता हूँ। सही जी, और मैं जो हूँ वो जाऊंगी लाहौर के साथ। और नाज़रीन इसके साथ ही प्रोग्राम को जो है वो इख्तिताम की जानिब बढ़ाते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे, बात करेंगे PSL 8 के मैच के हवाले से ही, और मुझे सार फातिमा को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बान।